हेलो एवरीवन, दिस इज़ न्यू लेक्चर ऑफ मंथली करंट अफेयर और विज़न आयस मंथली करंट अफेयर का नया लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, लेट्स बिगिन विद दिस। सो 50 ईयर्स ऑफ माइक्रो फाइनेंस। क्या है 50 ईयर्स ऑफ माइक्रो फाइनेंस? व्हाट इज़ दिस? तो खुद सेवा सेवा बैंक यहाँ लिखा हुआ है। सेल्फ एम्प्लॉयड ये एनजीओ था या एनजीओ है। अब ये सेवा बैंक भी इनका तो स्टार्टेड इन गुजरात 1974 में गुजरात में स्टार्ट हुआ एज अ कोऑपरेटिव बैंक। क्या था ये? कोऑपरेटिव बैंक था। मार्क्स द कंप्लीशन, तो 50 साल हुए इस बैंक को। इट इज़ अ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। ठीक है, अब क्या होता है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन? माइक्रो फाइनेंस जिसको माइक्रो क्रेडिट दिया जाता है। माइक्रो मतलब पता है आपको? बहुत स्मॉल, माइक्रो लेवल पे स्मॉल। क्रेडिट मतलब है पैसे देना। तो एक बैंकिंग सर्विस है, वो टारगेट करती है पुअर हाउस होल्ड को। किसको टारगेट करती है? पुअर हाउस होल्ड को। स्मॉल रूरल इंटरप्राइजेस, ठीक है, या स्मॉल इंटरप्राइजेस इन रूरल एरियाज, तो इनको टारगेट करती है। लाइक कन्वेंशनल बैंकर, जो भी नॉर्मल बैंकर होते हैं, माइक्रो फाइनेंस सर्विसेज प्रोवाइडर्स ऑल्सो नीड टू अर्न इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक, एंड कंस्ट्रक्ट क्लियर रीपेमेंट स्कीम इन्वॉल्विंग पीरियोडिक इंस्टॉलमेंट। तो यह कंपेयर किया कि कन्वेंशनल बैंक की तरह ही काम कर रहा है। ये जो माइक्रो फाइनेंस या जो माइक्रो क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस की बात की गई जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, दे ऑल्सो नीड टू अर्न इंटरेस्ट, लोन पे इंटरेस्ट कमाते हैं, एंड दे कंस्ट्रक्ट द क्लियर पेमेंट स्कीम इन्वॉल्विंग पीरियोडिक इंस्टॉलमेंट्स होते हैं। सब सारी चीज़ें हैं। देखिए, प्रोवाइडिंग क्रेडिट टू द पुअर इनका मेन काम है, और स्मॉल इंटरप्राइज। पर कुछ जो है वो डिपॉजिट भी लेते हैं, तो माइक्रो फाइनेंस वाले डिपॉजिट भी ले सकते हैं। सम माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन ऑफर करते हैं अदर फाइनेंशियल सर्विसेज, जैसे अदर कुछ जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे इंश्योरेंस की सर्विस प्रोवाइड कर देंगे, या कलर चेंज कर देता हूँ थोड़ा। ठीक है, तो एडवाइस दे सकते हैं, ट्रेनिंग दे सकते हैं क्लाइंट को। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ट्रेनिंग व्रेनिंग देना, ये सब सारी चीज़ें भी आ जाएंगी। इंश्योरेंस, एडवाइस, ट्रेनिंग टू देयर क्लाइंट, या फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो ये सब चीज़ों में भी इनका काम होता है। अब जैसे नोबेल लॉरेट है मोहम्मद यूनुस, जो अभी क्या नाम है, बांग्लादेश के एडमिनिस्ट्रेटर भी कह सकते हैं, वो गए। ही लेड द फाउंडेशन ऑफ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का इसी व्यक्ति ने फाउंडेशन रखा है। विद इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रामीण बैंक इन्होंने खोला इन बांग्लादेश इन 1976। ठीक है, जब अपना इमरजेंसी यहाँ चल रहा था या हो गया था हुआ। फिर सिग्निफिकेंस क्या है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का? व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन? पहला देखिए क्या सिग्निफिकेंस है कि नाबार्ड थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप लिंकेज प्रोग्राम। अब देखिए, एनजीओज जो होते हैं ना, एनजीओज, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस या सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ये सब इवॉल्व हुए 70s के बाद। तो नाबार्ड जो है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को बैंक लिंकेज प्रोग्राम प्रोवाइड किया था। तो लिंकेज था बैंक को लिंक करना सेल्फ हेल्प ग्रुप से। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं मतलब छोटे छोटे कुछ भी इंडिविजुअल्स ये आते हैं, छोटे क्या मान लो थोड़ा मोड़ा काम कर रहे हो, ये ग्रुप बनाते हैं, और इनकी इंडिविजुअल कैपेबिलिटी कम होती है। ठीक है, कैपेबिलिटी कम होती है, बट ये जब ग्रुप्स में आते हैं तो कैपेबिलिटी बढ़ जाती है, दे शेयर इन्फॉर्मेशन, ठीक है, और कोलैटरल प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये सब मिल करके एक कोलैटरल फ्री लोन इनको मिल सकता है। ठीक है, या कोलैटरल प्रोवाइड कर सकते हैं, आप ये कहिए। ये सब जब मिल जाएंगे तो आपस में दे हैव एक्सेस टू लोन क्रेडिट, एक्सेस टू फॉर्मल क्रेडिट, या फॉर्मल लोन को एक्सेस मिल जाता है इस ग्रुप में आने की वजह से। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं क्या देन व्हाट हैपेंस। तो जो पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम था वो सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू बैंक लिंकेज प्रोग्राम हुआ। ठीक है, इससे आज 144 लाख SHGs हैं। तो इट इज़ थ्रू द माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, माइक्रो फाइनेंस प्रोवाइड किया गया। तो 46% ऑफ द माइक्रो फाइनेंस लोन्स आर प्रोवाइडेड टू फैमिलीज़ जिनकी इनकम 20,000 से कम है, फॉर वर्किंग कैपिटल फॉर द इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज़। तो एज अ वर्किंग कैपिटल दिया जाता है ताकि इनकी और इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज़ बूस्ट हो। अगर थोड़ा बहुत कैपिटल या क्रेडिट की कमी हो रही है तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है बैंक एक्सेस करके क्रेडिट अर्न कर सकते हैं। ठीक है, एंड एसेट्स इंक्लूडिंग लाइफ स्टॉक, तो ये सब सारी चीज़ें के लिए पैसा इनको मिल जाएगा। ठीक है,
थोड़ा सा अगर आप और एलेबोरेशन चाहते हैं, आई कैन एक्सप्लेन। सो ये सब सारी जो है जी से क्या होता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन होता है। यू हैव फाइनेंशियल इंक्लूजन, यू हैव वुमेन एम्पावरमेंट, रूरल डेवलपमेंट, ये सब सारी चीज़ें। मेनली दिस इज़ एक्सेस टू क्रेडिट। अगर ऐसे जीज बनाने से क्या हुआ, इजी एक्सेस टू क्रेडिट हो गया, ठीक है, क्योंकि मल्टीपल ग्रुप्स आ गए। ये ग्रुप आया, मतलब एक ग्रुप आ गया और मल्टीपल इंडिविजुअल्स हैं यहाँ पे, ठीक है, तो दे हैव इजी एक्सेस टू क्रेडिट एंड ऑल दैट, ये सब सारी चीज़ें। एंड दे शेयर इन्फॉर्मेशन अमंग ईच अदर, दे हेल्प ईच अदर, ठीक है। इनका और कॉमन एम होता है, दे ऑल हैव अ कॉमन बैकग्राउंड, डिफरेंट बैकग्राउंड नहीं होता, दे हैव अ कॉमन बैकग्राउंड, कॉमन प्रॉब्लम्स, ये सब सारी चीज़ें होती हैं। चलिए आइए आगे देखा जाए। देन यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया है, पॉवर्टी एलिविएशन में माइक्रो फाइनेंस का वो रोल है। और क्या है, देखिए वीमेन एम्पावरमेंट में रोल है, जैसे वुमेन लेड एसएचजीज हैं, दे हैव बीन इंस्ट्रूमेंटल इन इम्प्रूविंग द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन। अब ये कुदुम्बश्री केरला वाला है, ये वाइटल रोल इसने प्ले किया था, जिससे फाइनेंशियल स्टेटस जो है लेस प्रिविलेज्ड का वुमेन का बढ़ा था, ठीक है, और क्रेडिट प्रोग्राम से, सब सारी चीज़ों से, तो कुदुम्बश्री इन केरला। देन फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात की गई है, जिसमें माइक्रो फाइनेंस फिल्स द गैप लेफ्ट बाई ट्रेडिशनल बैंक। अगर कोई मतलब कोई सेवा नहीं प्रदान कर पा रहा है या क्रेडिट नहीं पहुंचा पा रहा है, तो वो उस तरह का जो गैप है, ये फाइनेंशियल इंक्लूजन के थ्रू माइक्रो फाइनेंस कंपनीज, जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस उसको फिलअप कर देंगे, प्लग इन कर देंगे, दे विल प्लग इन द लूप होल्स, ठीक है, विच ट्रेडिशनल बैंक्स आर फेसिंग। देन क्लाइंट्स ऑफ एमएफआईज, जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के क्लाइंट्स हैं, उनका नंबर बढ़ा हुआ है, ठीक है, तो मतलब मेनली द रीच ऑफ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैव इंक्रीज। देखो ये कुछ एवोल्यूशन है, ये अभी देख लेंगे। सोशल इम्पैक्ट क्या पड़ा हुआ है, फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए एक्सेस बढ़ गया है, एजुकेशन अच्छी मिल रही, हेल्थ केयर है, एजुकेशन, ये सब सारी चीज़ें हैं। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक उज्जवल स्मॉल फाइनेंस बैंक छोटे कदम इनिशिएटिव, इसने भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन दिया है हेल्थ केयर में, बाय रिनोवेटिंग द पीएचसीज। तो मल्टीपल प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को रिनोवेट किया है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक छोटे कदम, ठीक है, तो ये याद करिएगा। देखिए इंस्टीट्यूशंस का कैसे है, देखिए ट्रेडिशनल माइक्रो फाइनेंस 74 से 90 में चला, और सेवा बैंक खुला था, रीजनल रूरल बैंक्स आए जो क्रेडिट देते थे पुअर को। फिर 91 जो एलपीजी रिफॉर्म्स हुए, इसके बाद क्या हुआ, एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम था नाबार्ड वाला, ठीक है। फिर वुमेन और एमएसएमईज को हेल्प प्रोवाइड किया गया, तो वुमेन महिलाओं को, और एमएसएमईज, कई एमएसएमईज दे आर रन बाई वुमेन्स एमएसएमईज, ठीक है, तो ये भी है। देन ट्रांसफॉर्मेशन एरा क्या है, यहाँ पे एंट्री ऑफ फॉर प्रॉफिट एनबीएफसीज आए, दे ट्रांसफॉर्म द माइक्रो फाइनेंस लैंडस्केप को ट्रांसफॉर्म किया किसने, एनबीएफसीज। सो देयर हैज़ बीन एन इन्वॉल्वमेंट ऑफ, क्या नाम है, माइक्रो फाइनेंस एनबीएफसीज, जो स्मॉल लोन्स प्रोवाइड करेंगे। मोस्टली द लोन्स आर कोलैटरल फ्री, तो विदाउट कोलैटरल, दीज आर कोलैटरल फ्री लोन्स। तो जब एनबीएफसीज लोन देने लगे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, तो क्या कोलैटरल फ्री लोन हो गया ये। उसके बाद फ्यूचर इम्ब्रेस क्या है, पोस्ट 2012 इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एफआईडीडी टू एनहांस फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो यहाँ एक आरबीआई का डिपार्टमेंट है, ठीक है, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड डेवलपमेंट, इसको हो जाता है फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, ठीक, और ये आरबीआई के अंदर आता है, ठीक है। इसका काम ही यही सब है, क्या नाम है, फाइनेंस देखना, माइक्रो फाइनेंस देखना, ये सब सारी चीज़ें, ठीक है। ये फ्रेम करेगा पॉलिसी पीएसएल के लिए, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के लिए फाइनेंस, और एनबीएफसीज को गाइड करना, ये सब सारा चीज़ें हैं। तो जनधन और ये सब जो इनिशिएटिव्स थे, इसको भी सपोर्ट किया था, ठीक है। बैंक लिंकेज प्रोग्राम को सपोर्ट किया था, लीड बैंक स्कीम, प्रधानमंत्री जनधन योजना, तो ये सब जो हैं ये की इनिशिएटिव्स थे जो विच इज़ सपोर्टेड बाई फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। चलिए ठीक है, बस इनका मेन काम है कि लास्ट माइल तक पहुँचे बैंकिंग सर्विसेज। चलिए अब यहाँ चैलेंजेस क्या हैं, आइए चैलेंजेस देखा जाए। यहाँ चैलेंजेस इन द माइक्रो फाइनेंस इन इंडिया, क्या चैलेंजेस यूज़ किए गए हैं। अब माइक्रो फाइनेंस प्रोवाइड करने में दिक्कतें आती है, ओवर इंडेप्टेडनेस, जैसे कुछ केस में जो इंडिविजुअल्स हैं जो लोन लेते हैं फ्रॉम मल्टीपल माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से ले लिया और रीपे नहीं कर पाए, ठीक है, तो ये डेट ट्रैप में फंस जाते हैं, ठीक है। और
जैसे 8 to 10% ऑफ द सेक्टर, ठीक है ये हटाओ। देन इंटरेस्ट रेट जो है, वाइल माइक्रो फाइनेंस इज इंटेंडेड टू बी एन अफोर्डेबल सोर्स ऑफ क्रेडिट, तो एक अफोर्डेबल सोर्स माना जाता है क्रेडिट के लिए, पर इसका जो हाई इंटरेस्ट रेट है जिससे ये बहुत ख़तरनाक है, ये डिफ़िकल्ट करता है बोरोवर्स के लिए ताकि लोन रिपे कर सके। तो लोन रिपे नहीं कर पाते बिकॉज हाई इंटरेस्ट रेट कैन मेक इट डिफिकल्ट फॉर बोरोवर टू रिपे द लोन। एक साइकिल ऑफ पॉवर्टी में फंस जाते हैं। देन व्हाट हैपेंस, दे यूजली ऑफर माइक्रो क्रेडिट जो 12% इंटरेस्ट रेट से स्टार्ट ही होता है, तो दिक्कत हो जाती है, 30% तक जा सकता है। मल्टीपल रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ मल्टीपल हैं, जैसे एज दे आर रजिस्टर्ड एज सोसाइटीज़, कुछ रजिस्टर्ड है कोऑपरेटिव्स एज कंपनीज़। देखो तो कुछ इंस्टीट्यूशंस सोसाइटीज़ पे एज रजिस्टर्ड हैं, कुछ एज ए कोऑपरेटिव, कुछ एज कंपनीज़, तो इनका रेगुलेशन करने में दिक्कत हो जाती है। तो माइक्रो फाइनेंस बैंक्स इन इंडिया रेगुलेटेड बाई RBI, दे आर रेगुलेटेड बाई स्टेट गवर्नमेंट्स, फिर थ्रू स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मतलब मिक्सअप हो जाता है, एक सिंगल रेगुलेशन नहीं है, मल्टीपल रेगुलेशन है, ठीक। तो इसमें थोड़ी दिक्कत आ जाती है, ये इफेक्टिव कंट्रोल नहीं हो पाता इसके ऊपर, ठीक है। और ट्रांसपेरेंसी की भी कमी है इनके ऊपर। फिर लैक ऑफ कोलेटरल एंड रिस्क ऑफ डिफ़ॉल्ट। देखो माइक्रो फाइनेंस जो लोन्स हैं टू लो इनकम ग्रुप सॉ सिग्निफिकेंट सर्ज इन पोर्टफोलियो एट रिस्क, PAR लोन्स, जिसमें ओवर ड्यू डे क्या है, विद एन ओवर ड्यू ऑफ 31 से 180 दिन है, डबल्ड एट रुपीज़ इतना करोड़ फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। सो ये PAR क्या हो गया, PAR जो हो गया है, PAR क्या है, PAR एक इंडिकेटर है। तो PAR इंडिकेट करेगा कि लोन कितने दिन तक ओवर ड्यू है, तो PAR इंडिकेट्स द ओवर ड्यू ऑफ लोन कि कितने दिन तक है, ठीक है। तो लोन्स अगर 30 दिन से ज़्यादा है, 90 दिन से ज़्यादा है, तो की इंडिकेटर है कि रिस्क ऑफ लोन डिफ़ॉल्ट के लिए। तो PAR क्या है, PAR जो है रिस्क के लिए, रिस्क इंडिकेटर है कि लोन डिफ़ॉल्ट कितना हो सकता है, रिस्क इंडिकेटर या की इंडिकेटर है रिस्क ऑफ लोन डिफ़ॉल्ट का, सॉरी रिस्क की इंडिकेटर ऑफ रिस्क ऑफ लोन डिफ़ॉल्ट, उसको बताएगा कि कितना चांसेस है। सो देखिए यहाँ ओवर ड्यू 30 से 31 दिन के ऊपर और 90 दिन के ऊपर वाला बहुत ज़्यादा होता है, तो 30 से 31 दिन से 100 दिन लेकर दे लिया जाए तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। और ये 28,000 करोड़, मतलब समझ रहे हैं आप, 28,000 करोड़ पे नहीं की गए, वापस लोन्स आए नहीं हैं, वो भी इसका जो पीरियड है 30 से 180 दिन तक जा रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा अमाउंट है, ठीक है। देखो इंटरेस्ट रेट तो डबल हो जाता है तो इससे पे नहीं कर पाते, बट दे आर कोलेटरल फ्री, तो थोड़ा और दिक्कत, बहुत सारे कोलेटरल फ्री हैं तो दिक्कत और ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर सस्टेनेबल, जैसे NBFCs दे रहे हैं कोलेटरल फ्री, यहाँ सस्टेनेबिलिटी ऑफ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन क्या है, सो स्ट्राइकिंग अ बैलेंस बिटवीन सोशल इम्पैक्ट एंड फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी इज़ एन ऑन गोइंग चैलेंज एज वेरी फ्यू MFIR। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि बहुत कम जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं वो प्रॉफिटेबल होते हैं, ठीक है। तो एक बैलेंस जो है बिटवीन सोशल इम्पैक्ट और फाइनेंशियल सस्टेन रखना कि वापस पैसा भी आ जाए, उनको मदद भी मिल जाए, ठीक है। तो ये बैलेंस बहुत दिक्कत हो सकती है और ये मेंटेन नहीं रहता है, या तो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे, लोन ले नहीं पाएंगे क्योंकि इंटरेस्ट ज़्यादा है, या तो लेके भाग जाएंगे, तो एक बैलेंस नहीं रहेगा कि दोनों को फ़ायदा होता है। नाउ वी सी द एक्सटर्नल शॉक। एक्सटर्नल शॉक क्या है, जैसे इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं कुछ, ठीक है, सच एज नेचुरल डिज़ास्टर आ गया है या इकोनॉमिक डाउन टर्न है, ठीक है। ये इट कैन हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द एबिलिटी ऑफ माइक्रो फाइनेंस बोरोवर टू रीपे लोन। तो भाई इकोनॉमिक या एनवायरमेंटल शॉक से जो है रीपे करने की जो दिक्कत है वो बढ़ जाती है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, एक्सटर्नल शॉक है, इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं। जैसे डिजिटल डिज़ास्टर आ गया तो भाई पैसा वैसा कैसे, नेचुरल डिज़ास्टर में कैसे पैसा वापस करेगा इंसान। ये इकोनॉमिक डाउन टर्न हो गया, प्रॉफिट हो नहीं रहा है, कंपनीज़ को प्रॉफिट नहीं हो रहा है, यहाँ डिज़ास्टर में लोगों का नुकसान हो गया, तो यहाँ माइक्रो फाइनेंस बोरोवर्स को दिक्कत आती है कि ये रीपे कैसे करें लोन, ठीक। आगे एक देखो ग्रास नॉन परफॉर्मिंग एसेट, NPA 4.5% है, ये जो फाइनेंशियल ईयर 25 में, तो 24 में 2.8 था, तो 2.8 से 4.5 हो गया ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ठीक। तो ये दिक्कत वाली बात है स्पेशली इन दिस फील्ड, ठीक है। माइक्रो फाइनेंस, देन इनिशिएटिव्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू स्ट्रेंथन द माइक्रो फाइनेंस स्ट्रेंथन करने के लिए एक SHG बैंक लिंकेज प्रोग्राम यूज़ हुआ है।
ठीक है। अब इससे जी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को लिंक किया गया बैंक से, ठीक है। अब ये मैंने अभी ऊपर एक्सप्लेन किया है, लेट मी एक्सप्लेन मोर इन डिटेल कि टू इंक्रीज़ द लोन वॉल्यूम ऑफ द एसएचजी, भाई एसएचजीज को ज़्यादा लोन मिल सके, एंड मॉडिफाई देयर मनी लेंडिंग पैटर्न फ्रॉम नॉन इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज़ टू प्रोडक्शन, ताकि ये इनकम जनरेट करे कैसे, फ्रॉम नॉन इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज़ टू प्रोडक्शन बेस्ड एक्टिविटीज़, ऐसी एक्टिविटीज़ हो जिससे कुछ फ़ायदा हो, ठीक है। अच्छा, और दूसरा क्या है, तो किसको लोन दिया जाएगा ज़्यादातर, वो लोन दिया जाएगा टू प्रोडक्शन बेस्ड एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, प्रोडक्शन बेस्ड एक्टिविटीज़ पे लोन वोन इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉन इनकम जनरेटिंग। फिर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है, मुद्रा योजना, ये इट विल अलाउ द स्मॉल बिजनेसेस टू बोरो माइक्रो क्रेडिट अप टू ₹20 लाख, ठीक है। ये 10 लाख था 2024 वाले में, तो ये 20 लाख कर दिया गया है। ये भी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है एग्ज़ाम में, ठीक है। और दीज लोन्स वर गिवन विद द हेल्प ऑफ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन की हेल्प से ये लोन दिए जाते हैं। फिर आरबीआई है 2014, तो आरबीआई इन 2014 इसने क्या अलाउ किया है, नॉन डिपॉजिट एक्सेप्टिंग एनबीएफसीज़, जो भी एनबीएफसीज़ हैं मोस्टली नॉन डिपॉजिट एक्सेप्टिंग जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस है, मोस्टली जो एनबीएफसी है डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है। तो जो एमएफआईज़ हैं नॉन डिपॉजिट एक्सेप्टिंग एनबीएफसी एमएफआईज़ टू ऑल्सो फंक्शन एज बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस फॉर कमर्शियल बैंक्स एंड अबॉलिशिंग अ प्रीवियस रिस्ट्रिक्शन ऑन एनबीएफसी। ये क्या है आइए देखते हैं। सो ये एमएफआईज़ जो क्या करेंगे, ये जो एमएफआई हैं एनबीएफसी एमएफआई, ये क्या एज एजेंट काम करेंगे बैंक के एजेंट पे, दे विल एक्ट एज एजेंट ऑफ बैंक्स, बैंक्स के एजेंट के एजेंट ऑफ बैंक्स, ठीक है। बैंक एजेंट करके और बेसिक बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, बेसिक बैंकिंग सर्विसेज किसके बिहाफ पे, बैंक्स के बिहाफ पे एक बेसिक बैंकिंग सर्विसेज, जैसे कि बैंक अकाउंट खुलवाएंगे, ठीक है, लोन कलेक्ट करना, लेकिन कुछ सर्विसेज कैसे आ जाएंगे, जैसे ओपन बैंक अकाउंट, ये एनबीएफसी करेगा। फिर आपको क्या करेगा, बैंक रीच बढ़ाने के लिए डिपॉजिट और विड्रॉल का हेल्प इन डिपॉजिट एंड विड्रॉल, ये सब काम लोन नहीं देगा, डिपॉजिट विड्रॉल में सर्विसेज में, या लोन कलेक्ट करना, लोन कलेक्ट करेगा, ठीक है। डिसबर्स, स्मॉल लोन डिसबर्स भी कर सकता है। तो ये सब सारी चीज़ें आ जाएंगी इस वाले में सर्विसेज में, ठीक है। तो आरबीआई इन 2014 अलाउड नॉन डिपॉजिट एक्सेप्टिंग एनबीएफसीज, ताकि ये सब सारी कुछ सर्विसेज बिजनेस करस्पॉन्डिंग की तरह काम करें एज एन एजेंट ऑफ बैंक, यही है, ठीक है, एज एन एजेंट ऑफ बैंक। देन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है माइक्रो फाइनेंस लोन के लिए 2022 वाला, इसमें कई एस्पेक्ट क्लैरिफाई किए गए थे, जैसे माइक्रो फाइनेंस लोन का डिफिनीशन क्या है, रीपेमेंट लिमिट क्या है, कब आप रीपे कर सकते हो, सब सारी चीज़ें। रिफाइनेंस सपोर्ट टू एमएफआईज नाबार्ड, तो इट हैज़ बीन प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू एमएफआईज अंडर लॉन्ग टर्म रीफाइनेंस फैसिलिटी में। नाबार्ड जो है ये पैसे वैसे देता है इसको, ठीक है। चलिए ये आगे देखते हैं क्या है। वे फॉरवर्ड क्या है, लिमिट द नंबर ऑफ लेंडर पर बोरोवर, क्या लिमिट करना है, नंबर ऑफ लेंडर पर बोरोवर। एक मिनट, हाँ, तो लिमिट क्या करना है, द नंबर ऑफ लेंडर पर बोरोवर 2 3 फ्रॉम 4, और बाई इम्प्लीमेंटिंग द सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस जो माइक्रो इंस्टीट्यूशन नेटवर्क है सजेस्ट टू कैप आउटस्टैंडिंग लोन्स पर बोरोवर एट ₹2 लाख से 3 लाख। तो कैप करना है लोन्स पर बोरोवर फ्रॉम 2 लाख रुपए तक, जो कि पहले 3 लाख था, तो अब 2 लाख कर देना है, 3 लाख से 2 लाख। और जो नंबर ऑफ़ लिमिट्स हैं बोरोवर के, जो इंस्टीट्यूशन है, हमारा ये बोरोवर है, ये कई इंस्टीट्यूशन से बोरो कर रहा है, और ये और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस है, इसको नंबर लिमिट करना है 3, तो अब ये 3 ही रहेंगे, पहले ये 4 थे, तो अब 1 2 3 तो लिमिट कर देंगे। तो इनकी जो है डेट ट्रैप, ठीक है, इसमें कम फंसने का चांस डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। फिर इंटीग्रेशन ऑफ एआई क्या है, मशीन लर्निंग, ये सब यूज़ करना। इससे मशीन लर्निंग से क्या होगा, आप मॉडल यूज़ कर सकते हो, मॉडल आप एनालाइज करोगे कि रीपेमेंट बिहेवियर क्या, आप एआई देख लो, एआई लगा के आप भाई कोई भी डेटा डालोगे, तो कस्टमर का डेटा डाल दो यहाँ पे, कस्टमर का डेटा कि पे कर पा रहा है कि नहीं, तो एआई आंसर लगा के दे देगा कि ये पे कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा।
और पोटेंशियल डिफ़ॉल्टर्स को डिटेक्ट कर सकते हो, ठीक है, और ये सब कोई भी एक्शन ले सकते हैं। दूसरी बात क्या है, MFIs कैन बी क्लासिफाइड अंडर वेरियस सेक्टर। तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को क्लासीफाई किया जाता है कई सेक्टर में, जैसे कि सच एज अफोर्डेबल हाउसिंग, क्लाइमेट एक्शन, वाटर, सैनिटेशन, हेल्थ है। किस लिए? होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए एट द बॉटम ऑफ द फाइनेंशियल पिरामिड। तो MFIs जो इनको भी क्लासीफाई किया जाएगा वेरियस सेक्टर्स में कि अलग अलग सेक्टर में ये लोन दे रहे हैं, किस किस चीज़ के लिए लोन दे रहे हैं। देन फाइनेंशियल लिटरेसी, इससे फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ेगा, लोग जानकार होंगे दे, बिकॉज दे इज़ अ डिजिटल डिवाइड कह लीजिए, ठीक है, डिजिटल लिटरेसी या फाइनेंशियल लिटरेसी या फाइनेंशियल डिवाइड कह लीजिए, और डिजिटल डिवाइड भी है, ठीक है। तो द पीपल आर फाइनेंशियली इलिटरेट, थोड़ा सा भी फाइनेंशियल लिटरेसी में कमी है, ठीक है। तो इसको भी गैप ये फिल करना है फाइनेंशियल लिटरेसी का, और डिजिटल लिटरेसी भी इंक्रीज़ करनी है। देन लर्निंग फ्रॉम द बेस्ट प्रैक्टिस, ये क्या है, जो साउथ स्टेट्स हैं, सदर्न स्टेट जैसे कि तमिलनाडु है, कर्नाटका है, केरला है, दे हैव वेल डेवलप्ड माइक्रो फाइनेंस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। तो अब साउथ के जो भी नेटवर्क्स हैं, जो भी बैंकिंग साउथ के इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके पास अच्छा एक नेटवर्क है, ठीक है। तो उससे आप सीख सकते हो, यू हैव टू लर्न फ्रॉम दैट। आइए रेमिटेंस टू इंडिया देखते हैं। RBI की एक अभी फाइंडिंग आई है, रेमिटेंस जो बाहर से पैसा आता है इंडिया में, एडवांस इकोनॉमी सच एज UK, हाँ, तो जो एडवांस्ड इकोनॉमीज़ हैं जैसे आपकी US हो गई, UK हो गई, दे हैव इमर्ज्ड एज अ टॉप सोर्स ऑफ इनवर्ड रेमिटेंस फॉर इंडियंस। तो इंडियंस के लिए जो रेमिटेंस सबसे ज़्यादा आ रहा है US UK से इन द पास्ट 4 ईयर्स, लिविंग बिहाइंड द गल्फ नेशंस। तो रेमिटेंस इनफ्लो जो है वो डबल्ड हुआ है टू $, इतना बिलियन 2023-24 में, बाप रे बाप, ये है 118.7 बिलियन, जो 2011 कंपेरिजन में डबल्ड हो गया, ठीक है, 10-12 साल में। टॉप 5 सोर्स जो हैं जो रेमिटेंस भेजते हैं, तो 27% US है। तो ये भी डेटा आ सकता है, ये क्वेश्चन है, प्री का क्वेश्चन आ सकता है ये, कि कहाँ से रेमिटेंस सबसे ज़्यादा आ रहा है। तो पहले US आ जाएगा, फिर UAE आ जाएगा, फिर देखो UK आ जाएगा, फिर सऊदी आ जाएगा, ठीक है, बस ऐसे कर लो, फिर लास्ट में सिंगापुर है। तो द गल्फ, देखिए हिस्टोरिकली जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की जो कंट्रीज़ हैं जैसे कि UAE है, सऊदी अरब है, ये डोमिनेट करते थे रेमिटेंस इनफ्लो में। हाउएवर अब इनका कंबाइंड शेयर 38% है। तो कंबाइंड शेयर कितना हो गया? 38% है। और एडवांस इकोनॉमीज़ इसमें आगे आ गई हैं, ठीक है, जिसमें आ गया क्या, US 27%, UAE, UK, तो ये सब, तो US और UK मिला करके ज़्यादा चले गए। चलिए ठीक है, टॉप 3 रिसिपिएंट स्टेट्स हैं कौन कौन है, ये भी आप याद कर लीजिए। तो सबसे ज़्यादा रेमिटेंस आता है यहाँ पे देखिए महाराष्ट्र में, देन केरल एंड तमिलनाडु। महाराष्ट्र, केरला, तमिलनाडु, ये भी यूपी प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। चेंजेस इन माइग्रेशन पैटर्न देखिए क्या है, हैव बीन साइटेड एज मेजर रीज़न माइग्रेट करना, इसका पैटर्न चेंज वजह से। कॉस्ट ऑफ ट्रांसफ़र, देखो जो कॉस्ट है सेंडिंग रेमिटेंस टू इंडिया इज़ लोअर देन द ग्लोबल एवरेज कॉस्ट ड्रीवन बाय डिजिटलाइजेशन बट रिमेन्स हायर देन द SDG टारगेट ऑफ 3%। तो देखिए SDG का क्या टारगेट है कि जो कॉस्ट आ रहा है, जो रेमिटेंस सेंड करने का जो कॉस्ट आ रहा है, एक मिनट थोड़ा सा रब कर दूँ मैं, जो रेमिटेंस सेंड करने का जो कॉस्ट आ रहा है ये कम होना चाहिए। ये होना चाहिए टारगेट जो है 3% फॉर $, 200, अगर आप $, 200 भेज रहे हैं तो 3% तक होना चाहिए। पर ये थोड़ा सा जो है ठीक है, ये ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, पर ये SDG गोल से भी ज़्यादा है, दो इट इज़ लोअर देन द ग्लोबल एवरेज कॉस्ट। तो जो ग्लोबल एवरेज कॉस्ट है उससे अभी भी कम है, बट इट इज़ मोर देन 3% वाले से ज़्यादा है। अच्छा, हाउ एवर कैश बेस्ड ट्रांजेक्शन जो हैं प्रेवलेंट हैं, स्पेशली फॉर स्मॉलर अमाउंट्स के लिए, जो कैश बेस्ड ट्रांजेक्शन है ये बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो ये तो कॉस्ट ऑफ ट्रांसफ़र हो गया, ठीक है। दूसरा क्या है, स्ट्रॉन्ग लेबर मार्केट इन US और यूरोप। यूरोप में एक लेबर मार्केट स्ट्रॉन्ग है, स्पेशली वाइट कॉलर जॉब्स वाले ज़्यादा हैं, जिनकी वेज हाइक्स ज़्यादा है, ठीक है। और पोस्ट पैंडमिक फिस्कल स्टिमुलस, तो ये सब जो पोस्ट पैंडमिक जो फिस्कल स्टिमुलस दिया गया, बूस्ट दिया गया, पैसा दिया गया, इससे माइग्रेंट्स बढ़े, दे हैव बूस्टेड द माइग्रेंट्स अर्निंग कैपेसिटी। तो फिस्कल स्टिमुलस बहुत ज़रूरी, देखिए फिस्कल स्टिमुलस दिया गया वाइट कॉलर जॉब्स में, और देखिए नंबर भले कम हो पर या वाइट कॉलर जॉब है ना, वेज हाइक है, स्पेशली दो पोस्ट पैंडमिक। तो अर्निंग कैपेसिटी ज़्यादा है, तो ये लोग ज़्यादा, तो US UK में कमा ज़्यादा रहे हैं लोग, तो भेज भी ज़्यादा रहे हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा कहाँ है, महाराष्ट्र में भेजे हैं पैसा। देन यू हैव केरला, देन तमिलनाडु।
तो गल्फ़ कंट्रीज़ में ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ देखा जाए जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, दे हैव सीन डिक्लाइनिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर लो स्किल लेबर। लो स्किल लेबर के लिए अपॉर्चुनिटी और पैसा कम है ड्यू टू ऑटोमेशन होने लगा, इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन, नेशनलाइजेशन पॉलिसीज़। ठीक है, जैसे यहाँ सऊदी की पॉलिसी है नीताकत और कफाला सिस्टम। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करता हूँ एक मिनट। अब यहाँ देखिए नीताकत मतलब कि क्या है। नीताकत मतलब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि सऊदी गवर्नमेंट चाहती है कि इन्हीं के लोग जो है नीताकत के अंडर, इन्हीं के सऊदी लोगों को ज़्यादा हायर किया जाए, तो रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट इन सऊदीज़। तो नीताकत में क्या है, सऊदी लोगों को ज़्यादा नौकरी दी जाएगी, जो सऊदी वहाँ के लोग रहने वाले हैं तो उनको ज़्यादा दी जाएगी, तो यहाँ बाहर लोगों के लिए जॉब कम है। दूसरा कफाला सिस्टम, मान लो कोई बाहरी है, ये इंडियन है, ये गया सऊदी काम करने के लिए, उसके अंदर कफाला सिस्टम में इसका एक कफ़ील होगा। ठीक है, जो इसको नौकरी प्रोवाइड करेगा, इसके लिए वीज़ा बनवाएगा, इसकी एम्प्लॉयमेंट और ये सब चीज़ों को देखेगा। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें हैं, पर यहाँ इस कफ़ील से ये टाइड हो जाता है जो ये काम करने वाला है। ठीक है, वो जॉब नहीं चेंज कर सकता है जब तक ये जो एम्प्लॉयर, ये कफ़ील है, जब तक इसको इजाज़त न दे। जॉब की फ्रीडम नहीं है। इसका जो कफ़ील है, कभी भी इसका वीज़ा कैंसिल, तो ये और बाउंडिंग हो गया, जब बॉन्डेड लेबर हो गया ना, यू आर बाउंड टू कफ़ील। अब कफ़ील से जुड़ गया आदमी, तो इसके डाइवर्सिफिकेशन इंडियन कफ़ील के साथ जुड़ गई है। कफ़ाला मतलब इसके अंदर कफ़ील है जो हेड है, तो कफ़ील के साथ इसका लिंक जुड़ गया है, जो कफ़ील चाहेगा करेगा। और कफ़ाला जो है, इसका कफ़ील जो है वीज़ा भी कैंसिल करवा सकता है। ठीक है, तो एक्सप्लॉयटेशन बढ़ जाता है, एक्सप्लॉयटेशन इंक्रीज है। ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन बढ़ गया। तो ये सब चीज़ों से क्या हुआ है कि लोग वहाँ जा नहीं रहे काम करने, पैसा नहीं मिल रहा है। फिर नीताकत सिस्टम है कि भाई सऊदी लोगों को ज़्यादा जॉब दी जाए, तो इसलिए भी लोग नहीं जा रहे हैं। वहाँ की पॉलिसी सऊदी जो वहाँ के लोगों को ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। तो अब जो है जीसीसी कंट्रीज से कफ़ील और ये सब सारे चक्कर में डिक्लाइनिंग अपॉर्चुनिटीज़ है, तो लोग जा नहीं रहे हैं, स्पेशली फॉर लो स्किल लेबर। तो ऑटोमेशन हुआ, इस वजह से नौकरियाँ गई, इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन एंड नेशनलाइजेशन पॉलिसीज़। तो ये जैसे ये वाली हैं। देन इमरजेंस ऑफ कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया प्रेफर्ड हायर एजुकेशन डेस्टिनेशन। तो कनाडा हो गया है, यूके है, ऑस्ट्रेलिया, सब हायर एजुकेशन डेस्टिनेशन बन गए हैं। ठीक है, अलॉन्ग विद पॉलिसीज़ लाइक माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया यूके। तो इंडिया यूके बीच में जो माइग्रेशन और मोबिलिटी पार्टनरशिप हुई है, इसकी वजह से भी कई चीज़ें हुई हैं कि यूके से इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रही है, यूके से ज़्यादा हो, क्योंकि माइग्रेशन यूके में बढ़ गया है। ठीक है, तो जो भी इनकी पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ था ना, इसकी वजह से, माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप की वजह से इंडिया यूके बीच में जो रिलेशंस इंक्रीज़ हुआ है, जिसकी वजह से इंडियन माइग्रेशंस टू यूके ट्रिपल्ड। पहले 76,000 2020 में गए थे, 76,000, और ये 2.5 लाख पहुँच गए लगभग 2023 में। तो अमाउंट बहुत ज़्यादा है। वाई रेमिटेंस आर इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमी, देखो भैया, बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, वाइल फाइनेंसिंग अराउंड हाफ ऑफ इंडियाज मर्चेंटाइज ट्रेड डेफिसिट, नेट रेसिपेंट जब नेट रेमिटेंस आता है ना, ठीक है, हैव बीन एन इम्पोर्ट अब्जॉर्बर और एक्सटर्नल शॉक। भाई जब आप इंपोर्ट करते हो ना, तो आप डॉलर यूज़ करते हो, ठीक है, करेंसी को कन्वर्ट करके और चीज़ खरीदते हो, तो ये आप डेफिसिट में हो। ठीक है, बिकॉज यू आर बोरोइंग, आपकी चीज़ें इंपोर्ट हो रही है, आपके पास बना नहीं पा रहे हो, तो आप इंपोर्ट कर रहे हो। ठीक है, सस्ते में या जो भी, जब आप इंपोर्ट कर रहे हो ना, तो पैसा बाहर जा रहा है आपसे। यू हैव टू पे द डॉलर टू द बिजनेसेस। ये बिज़नेस है, ये बिज़नेस आउटसाइड लोकेटेड है, आउटसाइड इंडिया, और ये हमारा कंट्री है, तो इंपोर्ट आ रहा है ना, तो पैसा जा रहा है यहाँ से, स्पेशली डॉलर जा रहा है। अब जब रेमिटेंस आएगा तो डॉलर के फॉर्म में कन्वर्ट होके और ये सब, तो यहाँ जो है ना फॉरेक्स मार्केट हमारा जो है ना, जो फॉरेक्स अकाउंट बढ़ता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट है। ठीक है, देन यू हैव दो, हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो इंक्रीज़ होता है, डेफिसिट में नहीं जाता ये। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो रेमिटेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बीओपी अकाउंट जो है हमारा, ठीक है, उसमें सरप्लस होगा। दूसरा है हाउस होल्ड लेवल, ये तो थोड़ा और प्रीलिम्स का भी टॉपिक है, डिटेल में एक्सप्लेन कर सकता हूँ मैं, बट लेट्स लीव इट। दूसरा है क्या है, हाउस होल्ड रेमिटेंस फंड एसेंशियल एक्सपेंस सच एज फूड, शेल्टर, हेल्थ केयर, एजुकेशन, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये सब बढ़ रहा है। अब रेमिटेंस जो भी आते हैं ये एसेंशियल एक्सपेंसेस को फंड करते हैं, जैसे फूड में बाहर से पैसा है, हेल्थ केयर में, एजुकेशन में, और इससे लाइफ ऑफ पीपल बढ़ती है। तो रेमिटेंस जो है ना 36% केरला का स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कंट्रीब्यूट करता है, तो इनकी पर कैपिटा इनकम बढ़ी। एक तो बाहर से पैसा आ रहा है ना, ठीक है, बाहर से पैसा आ रहा है, जैसे यहाँ बेटा है, इसका बाप है फादर, और ये बेटा है। अब ये बाप के ही पैसे से तो बेटा बाप को कुछ दे तो बाप कुछ नहीं होगा, पर ये बेटा बाहर से कमा के ला रहा है, ये मनी आ रही, नई मनी इन्फ्यूज़ हो रही है इसके पास, ठीक है, और ये फिर दे रहा है अपने बाप को, तो बाप ज़्यादा खुश होगा।
ऐसे कोई गिफ्ट करेगा ना तो बाप का ही पैसा है, ठीक है। तो इसकी कहावत भी है, जो मैं नहीं कहावत कहूँगा, पर ये सब सारी चीज़ें हैं। तो बाहर से पैसा आना ज़रूरी है, ठीक। अब ये मैक्रो इकोनॉमिक रोल क्या है? रेमिटेंस अकाउंट फॉर 3 से 3.5% ऑफ इंडियाज़ जीडीपी सिंस 2000। तो रेमिटेंस कितना है जीडीपी का, ये भी प्री में आ सकता है, ये प्रीलिम्स फैक्ट है, 3 to 3.5%। और देखिए 36% केरला की जीडीपी का ये रेमिटेंस था 2021 में, ठीक। ये सब सारी चीज़ें हो गई हैं। ड्वार्फिंग एफडीआई एंड ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस, ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक रोल क्या है? 3 to 3.5% इंडिया का जीडीपी है, ठीक है, 2000 से। जो भी ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस है और जो एफडीआई में भी शायद इससे भी ज़्यादा। तो देयर स्टेबिलिटी मेक्स अ की ड्राइवर ऑफ इकोनॉमिक रेजिलियंस। तो वाई वी आर इकोनॉमिक रेजिलियंट? बिकॉज ऑफ दीज रेमिटेंसेज, स्पेशली इन द ग्लोबल क्राइसिस, क्योंकि बाहर से पैसा आ रहा है, ठीक है। तो जो भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं, कोई भी क्राइसिस हो रही है, तो इंटरनली मैनेज करने के बजाय बाहर से हम लोग पैसा ले रहे हैं, ठीक है, ठीक है। एक तो खुद का खर्च हो जाए, खुद की करेंसी, हमारी करेंसी की वैल्यू भी इंक्रीज़ होती है इससे, ठीक है। अप्रिशिएशन ऑफ आवर करेंसी वैल्यू, ठीक है, डॉलर इंक्रीज़ करता है हमारा जब ये भी रेमिटेंस आता है, स्पेशली इन द डॉलर आएगा, पाउंड आएगा, जो आएगा, तो क्या है, हमारा जो है फॉरेक्स रिजर्व भी स्ट्रांग होगा। अब डेट सस्टेनेबिलिटी देखते हैं। रेमिटेंस कैन लीड टू रिड्यूस कंट्रीज रिस्क, देयर बाय रिड्यूसिंग मार्जिनल कॉस्ट ऑफ रेजिंग रेवेन्यू एंड इम्प्रूव सस्टेनेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। तो डेट सस्टेनेबिलिटी होती है, इससे कंट्री का रिस्क कम हो जाता है, और जो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ रेजिंग द रेवेन्यू एंड इम्प्रूविंग द सस्टेनेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, ये सब सारी चीज़ों में फ़ायदा है, ठीक। सो जो भी बाहर से आदमी आ रहा है, जो भी रेमिटेंस आ रहा है बाहर से, अगर रेमिटेंस आया हुआ है, इसको एक्सप्लेन कर दूं थोड़ा। तो जो रेमिटेंस आता है, रेमिटेंस आने की वजह से क्या होता है, पीपल जो रिसीव करते हैं रेमिटेंस, दे स्पेंड मोर, ज़्यादा स्पेंड करते हैं, दे इन्वेस्ट मोर एंड सेव मोर, ठीक है। तो जब पैसा आया तो सरकार को के पास रेवेन्यू बढ़ा, ठीक है, डायरेक्ट इंडायरेक्ट, तो सरकार को खुद से टैक्स रेट बढ़ाना नहीं पड़ा, ठीक है। तो विदाउट द नीड, सो नो नीड बाई स्टेट्स या स्टेट टू इंक्रीज़ द टैक्स रेट। तो टैक्स रेट बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाहर से ही पैसा आ गया है सरकार के पास। भाई सरकार जीएसटी लेती है, ठीक है, सरकार डायरेक्ट टैक्सेस लेती है, ये सब लेती है, कॉर्पोरेट टैक्सेस लेती है, सब टैक्स लेगी, ज़्यादा बढ़ाएगी, उसके लिए टैक्स रेट बढ़ाएगी, क्योंकि इनका जो एक्सपेंडिचर वो मीट हो सके, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में पैसा लग सके। पर यहाँ जब बाहर से पैसा आ जा रहा है, तो स्टेट डज नॉट नीड टू रेज टैक्स रेट, बहुत ज़्यादा टैक्स रेट नहीं है, जो बाहर से रेमिटेंस आ जा रहा है। तो देखिए बहुत बड़ा रोल है रेमिटेंस का, एक तो इकोनॉमी को स्टेबिलिटी दे रहा है, हमारी बाहर से पैसा आ रहा है, प्लस हमें खुद के टैक्स रेट नहीं बढ़ाने पड़ेंगे, जिससे हमें ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करना पड़े, ठीक है। तो इससे ही काम हो जाता है। तो यहीं पे बात जो ये वाली आई थी कि विदाउट देयर बाय रिड्यूसिंग, यहाँ लिखा है ना, रिड्यूसिंग द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ रेजिंग रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ रेजिंग रेवेन्यू। तो यहाँ रिड्यूस करना है क्या, टैक्स रेट रिड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है, रिड्यूसिंग, देखिए रिड्यूसिंग द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ रेजिंग द रेवेन्यू, तो नो नीड टू इंक्रीज द टैक्स रेट, बस यही सब बात है। फिर यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में ये देखा जाए, पेंशन और रेगुलेटरी फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये पूरा नाम हुआ मैं, ठीक है, PFRDA कहा जाता है, ठीक है। अच्छा देखो, PFRDA का रेगुलेशन है 2025 वाज नोटिफाइड टू ऑपरेशनलाइज द यूनिफाइड पेंशन स्कीम। ये देखते हैं क्या है, देखिए तो पेंशन फंड जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उसने क्या नोटिफाई किया है, टू ऑपरेशनलाइज यूनिफाइड पेंशन स्कीम। क्या ऑपरेशनलाइज करना है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम को ऑपरेशनलाइज करना है। अच्छा अब देखो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है क्या, यूपीएस इंट्रोड्यूस हुआ था नेशनल पेमेंट सिस्टम के अंतर्गत बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ठीक है, कवर्ड अंडर नेशनल पेमेंट सिस्टम, सो दैट दे में रिसीव एश्योर्ड पे आउट मिलता रहा रिटायरमेंट के बाद। यही यूनिफाइड पेंशन स्कीम था। जो PFRDA इसका रेगुलेटिंग बॉडी था, क्या था, PFRDA रेगुलेटिंग बॉडी। अच्छा एक डेटा आपको दे देता हूँ PCS के लिए, क्या है बढ़िया डेटा है कि बताइए PFRDA का फॉर्मेशन कब हुआ है। तो जो PFRDA का फॉर्मेशन हुआ है, ये हुआ है 2003 में ये इस्टेब्लिश हुआ है, ठीक। तो ये डेट PCS में आ जाती है, तो ये सब याद रखिएगा आप। अब ये इसका फुल फॉर्म है पेंशन फंड एंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, 2003 में बना है, ठीक है। इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस 2013 में मिला था, तो 2013 में इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला था, ठीक है। और PFRDA एक्ट था 2013 का, कौन सा एक्ट था, PFRDA एक्ट 2013, ठीक है।
फिर इसके बाद क्या हुआ, बैकग्राउंड क्या है, सोमनाथन कमेटी थी जो 2023 में बनी। कौन सी कमेटी, याद रखिए, सोमनाथन कमेटी 23 में बनी। टू रिस्ट्रक्चर, क्या रिस्ट्रक्चर करना था, न्यू पेंशन सिस्टम को रिस्ट्रक्चर करना था बेस्ड ऑन इट्स रिकमेंडेशन। द यूनिवर्सल पेंशन स्कीम हैज़ बीन अनाउंस। तो ये यूनिवर्सल पेंशन स्कीम जो है, यूनिवर्सल पेंशन स्कीम ये अनाउंस कर दी गई बिकॉज सोमनाथन कमेटी रिकमेंडेड द रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द न्यू पेंशन सिस्टम। अब यूपीएस के बारे में जानना है तो यहाँ पे इनकी मंथली मैगजीन है सितंबर 2024, उसके बारे में आप चले जाइए, आप पढ़ लीजिए, ठीक है। तो सितंबर 2024 में आया है। अब यूपीएस एनपीएस सबके बारे में। अच्छा, की हाइलाइट्स क्या है ऑफ यूपीएस अंडर द पीएफआरडीए में क्या आया है, ठीक है। एप्लीकेबिलिटी ऑफ यूनिफाइड पेंशन स्कीम। देखो जो बेनिफिट्स होगा आप यूपीएस में, शैल बी अवेलेबल टू द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ पर्सन। किस किस को होगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, एन एग्जिस्टिंग सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय इन सर्विस एज ऑन 1 अप्रैल 2025, ठीक है, हु इज़ कवर्ड अंडर एनपीएस एज पर जो नेशनल पेमेंट सिस्टम में जो कवर्ड है, ठीक है, पीएफआरडी एक्ट 2013 के मुताबिक। तो जो एज ऑन 1 अप्रैल 2025 देखी गई है कि जो एग्जिस्टिंग सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है 1 अप्रैल 2025 तक। अ न्यू रिक्रूट जो सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस में आएगा, हु ज्वाइंस द सर्विस ऑन और आफ्टर 1 डे ऑफ अप्रैल, 1 अप्रैल 2025 के बाद जो आएगा, ठीक है, उसको लिया जाएगा। अ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हु हैज़ सुपर एनुएटेड और वॉलंटरी रिटायर्ड, जो वॉलंटरी रिटायर्ड ले लिया है, ये सब सारी चीज़ें। और ये डेट क्या है, ऑन और बिफोर 31 मार्च 2025। तो 31 मार्च को या उससे पहले ये लोग भी आ जाएंगे। लीगली वेब्ड स्पाउस इन केस ऑफ ए सब्सक्राइबर हु हैज सुपर एनुएटेड और रिटायर्ड एंड हैज डिसमिस्ड प्रायर टू एक्सरसाइजिंग द ऑप्शंस फॉर यूपीएस, ठीक है। तो ये लीगली वेडेड स्पाउस को मिलेगा जो पहले रिटायर हो चुका है, ठीक है, या हैज़ डिमाइज्ड या मर चुका है प्रायर टू द एक्सरसाइजिंग ऑप्शन ऑफ यूपीएस। देन एलिजिबिलिटी टू, देखो ये इतना बहुत ज़्यादा आपको वो करने की ज़रूरत नहीं है कि इसको हाँ, ये प्री फैक्ट में कभी कभार आ सकता है कि किसको किसको मिल रहा है, किसको किसको नहीं मिल रहा है, बट देयर इज़ अ लेसर चांस। चलिए एलिजिबिलिटी देखिए टू रिसीव द बेनिफिट्स। एलिजिबिलिटी क्या है, इन केस ऑफ एम्प्लॉय सुपर एनुएटिंग आफ्टर क्वालिफाइंग सर्विस ऑफ 10 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ सुपर एनुएशन। तो एलिजिबिलिटी ये आ गई कि इन केस ऑफ एम्प्लॉय जो क्वालिफाई कर रहा है, क्या नाम है, सर्विस क्वालिफाई करने के 10 साल बाद, ठीक है। तो यहाँ मान लो एक खुद से रिटायर हो जा रहा है बंदा, तो और 10 साल की सर्विस किया हुआ है और रिटायर हो जा रहा है, तो उसको आफ्टर क्वालिफाइंग सर्विस ऑफ 10 ईयर्स, ठीक है, और रिटायर कर गया, 10 साल की सर्विस है, खुद से रिटायर कर गया। अच्छा, अगर रिटायर कर रहा है कि एम्प्लॉय 1965 रूल्स के अकॉर्डिंग, तो उसको एलिजिबिलिटी हो जाएगी। इन केस ऑफ वॉलंटरी, अगर आप खुद से रिटायर हो रहे हो ना, तो आपको 25 ईयर सर्व करना है। देखो जिस डेट पे रिटायर होना है उसको सुपर एनुएट, जो फिक्स डेट है बाई गवर्नमेंट रिटायरमेंट की, फिक्स डेट है बाई गवर्नमेंट, जो रिटायर होने की फिक्स डेट है गवर्नमेंट की, इसको कहते हैं सुपर एनुएटी। पर यहाँ पे देखो आप, इन केस ऑफ वॉलंटरी रिटायरमेंट आफ्टर मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस, तो अगर आप वॉलंटरी ले रहे हो तो 25 साल की सर्विस होनी चाहिए फ्रॉम द डेट सच एम्प्लॉय वुड हैव सुपर एनुएटेड, ठीक है। तो कम से कम 25 साल की मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस पीरियड ऑफ 25, ठीक है, ईयर्स, ठीक है। तो कम से कम 25 साल की सर्विस होनी चाहिए। फिर इफ़ द सर्विसेज पीरियड हैड कंटिन्यू, तो चलिए हटाइए ये कंट्रीब्यूशन क्या है यहाँ पे, थोड़ा सा ये सब थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है, मे भी कम चांसेस आए। चलिए मैं आगे एक्सप्लेन कर लेता हूँ। इंडिविजुअल कॉर्पस कंट्रीब्यूशन, द मंथली कंट्रीब्यूशन जो है यूपीएस सब्सक्राइबर का, वो 10% होगा बेसिक पे का, ठीक है, और इंक्लूडिंग नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस भी होगा इसमें, डियरेंस अलाउंस भी होगा, ये सब सारी चीज़ें होंगी। और एडिशनल सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन एट एन एस्टिमेटेड 8.5% ऑफ बेसिक पे प्लस डियरेंस। तो फुल कॉर्पस क्या है ये, और एडिशनल सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है एट एस्टिमेटेड 8.5% ऑफ बेसिक पे। इंक्लूड क्या कर रहा है इसमें, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, जैसे यहाँ भी नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस था, ठीक। यहाँ देखिए एक टर्म है नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस। ये देखते हैं क्या है, जैसे नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस का क्या मतलब हुआ। मान लीजिए कोई डॉक्टर है, ठीक है, ये प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, तो सरकारी उसमें बैठ रहा है, गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा है, और खुद प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, तो अलायंस देगी गवर्नमेंट, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस देगी। भाई आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, आपका खुद सिर्फ गवर्नमेंट के लिए वो कर रहे हो, तो हम आपको भाई एक अलाउंस दे देंगे कि आप इतना प्राइवेट, हालांकि प्राइवेट प्रैक्टिस में डॉक्टर बहुत कमा लेता है, ठीक है, पर अलाउंस सरकार दे देती है, चलिए आप ले लीजिए, दैट्स द नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस। तो 10% बेसिक पे का होगा और एडिशनल सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन। या पूल कॉर्पस में क्या है,
एडिशनल सेंट्रल गवर्नमेंट का भी कंट्रीब्यूशन है एट 8.5% ऑफ बेसिक पे, और जिसमें नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस है, ठीक है। तो अब ये देखिए यूपीएस जो है ये रिलाइज ऑन रेगुलर एंड टाइमली अकोमोडेशन एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ एप्लीकेबल कंट्रीब्यूशन, जो भी कंट्रीब्यूशन उस पर इन्वेस्ट किया जाता है फॉर एश्योर्ड पे आउट टू द एम्प्लॉय पोस्ट सुपर एनुएशन ऑफ। तो रिटायरमेंट के बाद इनको फिक्स पैसा वैसा दे दिया जाए, क्योंकि यहाँ गवर्नमेंट निकाल करके इसको इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। और ठीक है, जो भी मुनाफा होगा फिर उसी हिसाब से इनको दिया जाएगा। परमानेंट रिटायरमेंट एक्शन नंबर क्या, प्राण एक इनको नंबर दिया जाता है, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर है, अकाउंट नंबर, और ये इन्हीं लोगों को दिया जाएगा जो भी सब्सक्राइबर्स है जो कि डेवलप फॉर यूपीएस। इसमें ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड बाई सीआरए सिस्टम, जो है पूरा ट्रांजेक्शन भी आपको रिकॉर्ड करेगा, ठीक है, प्राण वाले में। फिर पे आउट अंडर यूपीएस क्या है, लेट मी शो यू। प्राण हो गया, यूनिक आईडी हो गई फॉर ट्रैकिंग, ये सब सारी चीज़ें हो गई हैं। 25 ईयर्स ऑफ सर्विस हो गया है। चलिए आइए देखते हैं और क्या है। हाँ, एश्योर्ड पे आउट अंडर यूपीएस, ये वाला देखते हैं। एश्योर्ड पे आउट इट शैल बी पेएबल एट 50% ऑफ द एवरेज ऑफ द लास्ट 12 मंथ बेसिक पे, ठीक है। और ये सर्टिफाइड बाई हेड ऑफिस इमीडिएटली प्रायर टू द डेट ऑफ सुपर एनुएशन और वॉलंटरी रिटायरमेंट हो, जब आप वॉलंटरी रिटायर हो रहे हैं या जब आप क्या नाम है ऑन द फिक्स डेट रिटायर हो रहे हैं, उस हिसाब से ये जो पे आउट है पेएबल एट 50%, क्या पेएबल एट 50%, 50% दी जाएगी ऑफ द एवरेज ऑफ लास्ट 12 मंथ बेसिक पे। तो लास्ट 12 मंथ की आपकी सैलरी है, ठीक है, उसका एवरेज निकाला जाएगा, एवरेज निकाल लिया गया उस सैलरी का 12 महीने का, और उसको डिवाइड उसका 50% या डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो एवरेज सैलरी का डिवाइड बाई 2, एवरेज सैलरी डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपका अश्योर्ड पे आउट हो जाएगा। ये मिनिमम सब्जेक्ट टू 25 ईयर्स है बाई यूपीएस सब्सक्राइबर, जो भी खासकर वॉलंटरी रिटायरमेंट केस के अंदर। फिर मिनिमम गारंटीड पे आउट जो होगा, मिनिमम गारंटीड पे आउट होगा वो 10,000 रुपये होगा पर मंथ, सब्जेक्ट टू कंप्लीशन ऑफ मिनिमम 10 ईयर्स ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस। अगर 10 ईयर्स ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस है तो मिनिमम 10,000 पर मंथ मिलेगा। अब और इन केस ऑफ ए क्वालिफाइंग सर्विस 10 से 25 साल तक कर चुके हैं, पे आउट शैल बी, तो एक प्रोपोर्शनेट पे आउट मिलेगा, उसी हिसाब से तय किया जाएगा, ठीक। एडमिसिबल पे आउट क्या, एश्योर्ड पे आउट शैल बी प्रोपोर्शनेटली, जो इट विल रिड्यूस्ड, एश्योर्ड पे आउट शैल बी प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस्ड इन एनी ऑफ द बोथ फॉलोइंग केसेस। देखो क्या है, इंडिविजुअल पर्पस इज लेस दैन द, एक मिनट मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो पूरा ये इसका जो मवाद है वो ये है, निष्कर्ष जो निकलता है, देखिए बहुत डिटेलिंग है सब, पर रिजल्ट क्या है कि जो पे आउट होगा वो कम हो जाएगा। कब, जब भैया आपने जो पैसा जमा किया है, यहाँ ये वाले में है कि पैसा आपने जो जमा किया है, ठीक है, वो आपकी जो बेंचमार्क जो कॉर्पस है फंड का उससे कम है, तो उसमें अमाउंट कम हो जाएगा। अगर फाइनल विड्रॉल नॉट एक्सीडिंग 60% ऑफ द इंडिविजुअल एज ऑप्टेड बाई सब्सक्राइबर, तो जो फाइनल विड्रॉल है वो 60% ज़्यादा एक्सीड नहीं कर रहा है, तो फाइनल विड्रॉल नॉट एक्सीडिंग 60% ऑफ द इंडिविजुअल कॉर्पस एज ऑप्टेड बाई द सब्सक्राइबर, ठीक। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, तो इतना ज़्यादा याद नहीं। देखिए फाइनल पे आउट क्या है, जब डेथ हो जाएगी किसी उसकी, तो जो इसकी लीगली वेटेड वाइफ है उसको 60% मिलेगा। किसका मिलेगा, उसका क्या नाम है पेंशन का 60% मिलेगा, ठीक है। और क्या है फिर पे आउट, यहाँ तो पे आउट डिक्रीज़ कर ही जा रहा है आपका। यहाँ पे था एश्योर्ड पे आउट शैल बी रिड्यूस्ड, प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस किया जाएगा, ठीक है। और कब होगा, जब आपने विड्रॉ किया 60% से कम विड्रॉ किया है, ठीक है, इंडिविजुअल कॉर्पस का, उसमें भी आपका कम हो जाएगा। फिर या डियरेंस रिलीफ क्या है कि डियरेंस रिलीफ क्या है, एज डिक्लेयर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम शैल बी पेएबल ऑन द एडमिसिबल पे आउट पे डियरेंस रिलीफ लगेगी, या क्या नाम है रिलीफ दिया जाएगा। ये सब सारी चीज़ें हैं। इंटरमीडिएट, ठीक है, UPS shall be implemented through NPS architecture by the intermediaries registered with the authority, जैसे नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट, पेंशन फंड, रेंटल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी, बैंक कस्टडियन। तो इंटरमीडियरीज है इसमें जो कि UPS इम्प्लीमेंट करे। कौन कौन, ये नेशनल जो भी इंटरमीडियरीज होंगे जो वो लोग लेंगे पेंशन, और रजिस्टर्ड होंगे अंडर विद द अथॉरिटी से रजिस्टर होंगे, जैसे नेशनल पेंशन सिस्टम से, पेंशन फंड से, सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी से, ट्रस्टी बैंक, इन सब के जो क्या होंगे इंटरमीडिएरीज।
अच्छा देखो यहाँ पे ना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अश्योर्ड पे आउट अंडर यूपीएस, जो एम्प्लॉय मस्ट कंप्लीट मिनिमम 10 ईयर्स ऑफ सर्विस, जहाँ से एंड द पे आउट स्टार्ट फ्रॉम द डेट ऑफ सुपर एन्युएशन। तो मान लो 10 साल बाद आपने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया मान लो, ठीक है, पर आपको कब से मिलेगा पे आउट, जब आपकी नेचुरल डेट ऑफ रिटायरमेंट है, नेचुरल डेट ऑफ रिटायरमेंट, तब से आपको मिलेगा। और इफ़ द रिटायरमेंट अकर्स अंडर जो रूल है FR 56, ठीक है, इसके रूल द पे आउट बिगिंस फ्रॉम द डेट ऑफ, हाँ तो अगर रूल ये वाला आ रहा है तो ये वाले केस में द रिटायरमेंट अकर्स अंडर रूल FR 56 नॉट एज पेनल्टी फ्रॉम द पे आउट, हाँ इफ़ इट इज़, तो यहाँ पे ये मेंशन किया गया है, एक मिनट, तो यहाँ पे जो रिटायरमेंट हो रहा है सेकंड वाले केस जो आप देख रहे हो ना, ये सेकंड वाले केस में जो रिटायरमेंट हो रहा है, यहाँ पे जो रिटायरमेंट हो रहा है, अगर ये पब्लिक इंटरेस्ट में रिटायरमेंट है, नॉट एज अ सज़ा नहीं मिली, पेनाल्टी नहीं है, या नॉट एज अ क्या जो गवर्नमेंट जो है वॉलंटरी रिटायरमेंट दे देती है सज़ा के तौर पे, तो पनिशमेंट नहीं है। अगर यहाँ पे पनिशमेंट, तो रिटायर्ड अगर एज अ पनिशमेंट आप रिटायर हुए हो तब नहीं, पर अगर आप सरकार पब्लिक इंटरेस्ट में रिटायर करी, द गवर्नमेंट इज़ रिटायरिंग, पब्लिक इंटरेस्ट में गवर्नमेंट रिटायर कर रही है नॉट एज अ पनिशमेंट, तो आपको ये मिल जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ सच रिटायरमेंट, तब आपको ये पैसा मिल जाएगा फ्रॉम द डेट। फिर फंडामेंटल रूल F56, ये प्री मेच्योर रिटायरमेंट से रिलेटेड है, गवर्नमेंट सर्वेंट का जो प्री मेच्योर रिटायरमेंट है उसके लिए फंडामेंटल रूल 56 ये आता है, तो ये याद कर लो, ये शायद एग्ज़ाम में आ जाए कि फंडामेंटल रिटायरमेंट 56J, ये गवर्नमेंट सर्विस के प्री मेच्योर रिटायरमेंट वालों है सर्वेंट का। फिर वॉलंटरी रिटायरमेंट क्या है, एम्प्लॉयज़ रिटायरिंग वॉलंटरीली आफ्टर मिनिमम क्वालिफाइंग ईयर ऑफ 25 साल विल रिसीव देयर पेंशन फ्रॉम देयर ओरिजिनल, तो जो ओरिजिनल एज है उससे, ठीक है, जो रिटायरमेंट एज है उससे मिलेगा, ठीक है। तो वॉलंटरी रिटायर कर रहे हो तो जिस एज से उससे, पर अगर सरकार रिटायर कर रही है आपको पब्लिक इंटरेस्ट में तो उसी दिन से मिलने लगेगा, तो ये एक्सेप्शन हो गया। पब्लिक इंटरेस्ट में अगर रिटायर हो रहे हो तो उसी दिन से आपको पेंशन मिलने लगेगी, ठीक है, गवर्नमेंट रिटायर करिए। अब चैलेंजेस क्या हैं, देखो बहुत ज़्यादा ये फसल पसड़ है पूरा, इतना नहीं देखना है, कुछ पॉइंट्स देख लिया, कमीशन पूछ लो सुमनाथा नहीं थी और 2023 वाली, और सब बहुत छोटे छोटे प्रोविजंस याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको। अब यहाँ याद कर लो, यहाँ जब अगर रिटायरमेंट हो रहा है, ये वाला इंपॉर्टेंट करना है, ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट हो गया, इसको थोड़ा देखिए ना, ठीक है। फिर आइए चैलेंजेस क्या क्या है, फिजिकल बर्डन क्या है, यूपीएस जिससे क्या होगा, विल रेज द गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन इसमें 14 से 18% हो जाएगा, ठीक है, इसका कॉस्ट बढ़ जाएगा 6000, तो फिजिकल बर्डन आ गया, गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा 6250 करोड़ लगाने पड़ेंगे। डिलेड पेमेंट फॉर वॉलंटरी रिटायर, भाई जो वॉलंटरी रिटायर हो गए उनको जिस एज पे रिटायर होंगे उससे पैसा मिलेगा, ना कि फ्रॉम द डेट के खुद से जो वॉलंटरी रिटायरमेंट ही है, ठीक है। अगर मान लो कोई अर्ली रिटायर करना चाह रहा है और 25 साल की सर्विस हो चुकी है तो तुरंत इसको पेंशन नहीं मिलेगी, रुक के मिलेगा, जिस फ्रॉम द सुपर एन्यूएटेड डेट जो होगी। लिमिटेड फैमिली पेंशन, फैमिली पे आउट इज एप्लीकेबल टू ओनली द स्पाउस, सिर्फ स्पाउस को मिलेगा और किसी और मेंबर को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अदर फैमिली मेंबर्स लाइक जो भी अनमैरिड हैं, जो डाइवोर्स्ड हैं, या विडो डॉटर्स हैं, इनको भी नहीं मिलेगा, सिर्फ स्पाउस को, वो 60% मिलेगा ऑफ द होल, ठीक है। देन पॉलिटिकल अपोजिशन क्या है, रेजिस्टेंस हुआ है फ्रॉम स्टेक होल्डर्स, स्पेशली सपोर्टर्स ऑफ द ओल्ड पेंशन स्कीम के जो सपोर्टर है ये लोग अपोज। कंक्लूजन क्या है, यूपीएस जो है रिटायरमेंट सिक्योरिटी देता है, अश्योर्ड बेनिफिट्स हैं, इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन है, वाइल बैलेंसिंग द फिजिकल सस्टेनेबिलिटी, वी विल बी फिजिकल सस्टेनेबल, फिजिकली सस्टेनेबल मतलब हमारे पास अभी भी पैसा है, आगे के लिए भी बहुत अच्छा वो है, इन्फ्लेशन नहीं होगा, ये सब सारी चीज़ें हैं। पर देर आर ट्रांसपेरेंसी के लिए लोग जोर दे रहे हैं कि देर शुड बी मोर ट्रांसपेरेंसी, देर शुड बी लीगल क्लैरिटी ओवर इट ऑफ द एम्प्लॉयज़, ठीक है। एक सिक्योर इनको पेंशन चाहिए होता है, ठीक है, एक इक्विटेबल रिटायरमेंट सिस्टम चाहिए, इसके लिए डिमांड चल रही है, मोर सिक्योर एंड इक्विटेबल रिटायरमेंट सिस्टम, मतलब सबके लिए भेदभाव न किया जाए, बराबरी का वो। तो अबाउट पेंशन, अच्छा देखो ये है ना कि वॉलंटरी में अगर सारी तनख्वाह पेंशन मिलने लगी ना तो सब पहले वॉलंटरी रिटायर लोग जानबूझ के होने ही लगेंगे, ठीक है। PFRDA कब बना है, 2003 में बना है, मैंने बताया अभी, ये पूरा प्रीलिम्स टाइप है, स्पेशली फॉर यूपी PCS एज वेल एज UPS। या PFRDA 2013 में बना। ओल्ड एज पेंशन स्कीम को क्या करना है, प्रमोट करना है ओल्ड एज इनकम सिक्योरिटी बाय एस्टैब्लिशिंग, डेवलपिंग एंड रेगुलेटिंग पेंशन फंड्स, हाँ ठीक है, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द सब्सक्राइबर ऑफ पेंशन। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ये काम देखेगा, कौन देखेगा, फाइनेंस, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है,
इसमें चेयरपर्सन होगा और 6 से ज़्यादा मेंबर नहीं होंगे, 6 मेंबर होंगे अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, विद एक्सपर्टीज़ इन इकोनॉमिक्स, फाइनेंस और लॉ। तो ये जानकार लोग होंगे इकोनॉमिक्स में, फाइनेंस में, लॉ में। ये सब सारी चीज़ें हैं, इसका फंक्शन वंक्शन देख लीजिए। चलिए आइए, सेल्फ रिलायंस इन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।